पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है इसने, मार्क द अमोंग द फॉलोइंग सेल विच डज नॉट एग्जिबिट फेगोसाइटिक एक्टिविटी। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी सेल है जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो इसका करेक्ट तो फर्स्ट ऑप्शन है मोनोसाइट, सेकंड न्यूट्रोफिल, थर्ड इज बेसोफिल एंड फोर्थ इज मैक्रोफेज। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बेसोफिल। बेसोफिल फेगोसाइटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती है, बाकी सारी होती है, मोनोसाइट भी होती है, न्यूट्रोफिल भी होती है और मैक्रोफेजेस भी होती है। इसी के साथ में ये क्या है कि ये जो है WBC का पार्ट है। WBC दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है ना। मैं GR से लिख रहा हूँ ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ये दो प्रकार की WBC होती है। तो ग्रेन्युलोसाइट के अंदर जो आती है ना वो आती है बेसोफिल, ईओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसके अलावा जो एग्रेन्युलोसाइट होती है उसके अंदर आती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। ये दो सेल एग्रेन्युलोसाइट के अंदर आती है, ठीक है। अब इसके अंदर वो कभी अगर क्वेश्चन पूछे वो तो वो उस इनके नंबर के बेसिस पे आपको इसका सीक्वेंस पूछ सकता है इन पाँचों के अंदर। तो इसका सीक्वेंस होगा, सबसे पहले होगा न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है काउंटिंग में, WBC के परसेंटेज रेशियो में न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद में होती है लिम्फोसाइट, उसके बाद में होती है मोनोसाइट, उसके बाद में होती है ईओसिनोफिल और उसके बाद में होती है बेसोफिल। तो आपको सिंपल सी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं इसको, एनएलएम और EB, ठीक है। एनएलएम EB इससे याद रख सकते हैं। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर इज। तो डेंगू फीवर के अंदर कौन सा कॉमनली सिम्टम है ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इस चार ऑप्शन दे रखे इसमें, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन RBC काउंट, B इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन WBC काउंट, थर्ड इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट एंड फोर्थ इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। तो इसके अंदर आप जब इसके आंसर की देखेंगे ना तब इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि आंसर की में इसका फोर्थ ऑप्शन दे रखा है जबकि फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर ऑप्शन होगा करेक्ट इज थर्ड। फीवर के अंदर जो है वो प्लेटलेट जो होती है, फीवर के अंदर प्लेटलेट काउंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, प्लेटलेट डिक्रीज होने लग जाता है, काउंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल। तो यहाँ पर अपन को फोकस करना है कार्डिक साइकिल के ऊपर। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट अपन को बताना है कार्डिक साइकिल के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। तो ये जो आपका हार्ट होता है इस तरह से, ये आपका इस तरह से हार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ वो है एट्रिया, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ ये राइट एट्रिया आपका, एक मिनट जस्ट वेट, ये आपका हार्ट है, ठीक है ना। तो ये जो है ये ऊपर की तरफ है एट्रियम, तो ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर है राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, और ये आपका राइट एट्रियम। तो ये जो ब्लड पंप करता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम, ठीक है, क्योंकि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वो सेम होता है, ठीक है। सेकेंड, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम इज डिफरेंट, ये भी इनकरेक्ट है। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय द ईच आर्टरियम इज डिफरेंट। नहीं, आर्टरियम में जो ब्लड आता है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से आता है, ईच एट्रियम। तो एट्रियम इस एट्रियम जो आएगा वो ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आएगा, इनप्योर ब्लड आएगा, और इस एट्रियम जो ब्लड आएगा वो लंग्स के थ्रू आएगा, लंग्स से आएगा, तो वो प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट नहीं होगा, वो काउंट इसका सेम होगा। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय द आर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट। तो इसके अंदर भी अपन ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेट बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, टिक द करेक्ट आंसर। कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेट बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें अपन को करेक्ट आंसर बताना, और इसने सब सब बता दिया है कि कार्डियक एक्टिविटी ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम से मॉडरेट होती है, ठीक है ना। तो नर्व सिस्टम को अपन एक बार यहाँ डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अपन इसका करेक्ट ऑप्शन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले अपने स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसका सारे ऑप्शन पढ़ते हैं।
First option is the parasympathetic system stimulated heart rate and stroke volume. Second is the sympathetic nervous system stimulated heart rate and stroke volume. And C is the parasympathetic system decrease the heart rate but increase stroke volume. And fourth is the sympathetic system decrease the heart rate but increase stroke वॉल्यूम. तो अपन नर्व सिस्टम को डिस्कस करते हैं पहले. तो ये नर्व सिस्टम अपना नर्व सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है अपना CNS और एक होता है PNS. CNS मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम और PNS मतलब पेरिफेरल नर्व सिस्टम. CNS के अंदर दो पार्ट ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व, जबकि पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं आगे चलकर फिर से. फर्स्ट सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम सोमेटिक नर्व सिस्टम SNS. दूसरा होता है ANS ऑटोनोमस नर्व सिस्टम. ठीक है. तो जो सोमेटिक नर्व सिस्टम होता है उसके अंदर आती है सेंसरी और मोटार नर्व, सेंसरी नर्व एंड मोटार नर्व. ठीक है. जो ANS होता है उसके फर्दर दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक. तो ये क्या पूछ रहा है अपन को, कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम. टिक द करेक्ट आंसर. ऑटोनोमस नर्व सिस्टम की पूछ रहा है, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम ये रहा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेटेड हार्ट रेट एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम. तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा. बी इज करेक्ट आंसर. द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेटेड हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्या होगा, जैसे कि जब आप किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में फंस जाते हो तब आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनालिन जो कि फाइट हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाता है. तो उसकी वजह से आप किसी भी इमरजेंसी तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है. इसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है और इसी की वजह से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. इसके अलावा हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. तो फिफ्थ क्वेश्चन है मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग विच इज़ असेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड. तो ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कौन से एलिमेंट असेंशियल है, जरूरत है. फर्स्ट ऑप्शन इज हिपेरिन एंड कैल्शियम आयन. सेकंड इज कैल्शियम आयन एंड प्लेटलेट फैक्टर. एंड थर्ड इज ऑक्सलेट एंड सिट्रेट. और फोर्थ इज प्लेटलेट फैक्टर एंड हिपेरिन. तो इसके अंदर जो ऑप्शन हिपेरिन वाले को तो हम बिल्कुल भी काट देते हैं, इसमें हिपेरिन इसमें. तो ए और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ऑक्सलेट और सिट्रेट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कोगुलेशन के अंदर कहीं पर भी ऑक्सलेट और सिट्रेट का नाम निशान भी नहीं है. तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, बी कैल्शियम आयन एंड प्लेटलेट. क्योंकि कोगुलेशन के अंदर जब हमारी बॉडी में किसी भी टिश्यू को चोट लगती है, ठीक है, जैसे कि ये कोई भी अगर टिश्यू है, कोई भी अगर टिश्यू है ये अगर इंजर्ड हो गया तो इसकी वजह से इंजर्ड टिश्यू या प्लेटलेट्स क्या करेगा, वो क्या करेंगे, वो करेंगे रिलीज किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन को. थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेंगे. एक मिनट. थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेंगे और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ में मिलकर, कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को किसमें एक्टिवेट कर देगा, थ्रोम्बिन के अंदर. जस्ट मिनट वेट, ये हिल रहा है बहुत ज़्यादा. थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा ये. ठीक है. अब जो थ्रोम्बिन है वो कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर वापस क्या करेगा, फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड के अंदर होता है, फाइब्रिनोजन को क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा फाइब्रिन के अंदर या फिब्रिन के अंदर. जो फिब्रिन होता है वो आगे जाके क्या बनाता है, क्लोट बनाता है उस जगह पर जहाँ पर टिश्यू इंजर्ड हुआ है, वहाँ जाकर वापस क्लोट बनाता है ये. ठीक है. इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो सिक्स्थ क्वेश्चन है ECG depicts the depolarization and repolarization process during the cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following waves is not represent. तो ये पूछ रहा है कि जो ECG होती है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम,
जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है इस बेसिकली इस तरह से होती है। तो यहाँ पर यह है पी वेव, यह है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यू आर, और यह एस कॉम्प्लेक्स, और यह है टी वेव, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि नॉट रिप्रेजेंटेड, तो इसके अंदर से कौन सी वेव है जो कि ये कौन सा ऑप्शन है जो कि रिप्रेजेंट नहीं करता। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, वो करती है एट्रियल सिस्टोल को या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, ठीक है। रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये नहीं होता है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कौन शो करता है, वो करता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसको शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो पी वेव होती है वो एट्रिया को रिप्रेजेंट करती है, और रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल जो होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है टी वेव। तो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी ऐसी वेव नहीं है जो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लेक न्यूक्लियस। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों, क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे अपना हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ाना होता है आरबीसी के अंदर, कि जितना भी ज़्यादा स्पेस हो आरबीसी के अंदर उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन आएगा, और उसी के कारण ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो पाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी ब्लड सेल है जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में या प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिम्फोसाइट बी, इस ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन इस बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है, और जो टी लिम्फोसाइट होती है वो इम्यूनिटी के अंदर वो क्या करती है, वो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है, इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर हेल्प करती है वो कौन सी सेल, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। इसके बाद में आरबीसी का आपको बताइए, और न्यूट्रोफिल जो है वो आपको पता है, ये न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस होती है, फेगोसाइटिक सेल होती है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर, द कार्डियक इम्पल्स इन इंटीग्रेटेड एंड कंडक्ट फर्दर अप टू वेंट्रिकल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। तो बेसिकली जो कार्डियक इम्पल्स जो जनरेट होती है हार्ट के अंदर उसका सीक्वेंस पूछ रहा है। तो उसका सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले कार्डियक इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड से। तो सबसे पहले कार्डियक इम्पल्स कहाँ से जनरेट होती है, ऐसे नोड से। ऐसे नोड से जाती है वो ए बी नोड के पास, ए बी नोड के बाद में जाती है वो बंडल ऑफ हिज के पास, बंडल ऑफ हिज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद में जाती है वो लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ, लेफ्ट एंड राइट बंडल के पास में, एंड उसके बाद में जाती है वो पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर, तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है वो करेक्ट। सबसे पहले ऐसे नोड, देन ए बी नोड, ऐसे नोड, ए बी नोड, ए बी बंडल, ए बी बंडल भी बोल सकते हैं उसको। देन इसके बाद में पुरकिंजे फाइबर, हम इनको ए बी बंडल भी बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज को हम ए बी बंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शन है सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आर। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। बेसोफिल जो होती है बेसिकली वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल और लिम्फोसाइट का जैसा कि आपको पहले पता है ही है। न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल ये दोनों फेगोसाइटिक सेल होती है, और लिम्फोसाइट जो आपको बताइए मैंने आप एक मिनट जस्ट, लिम्फोसाइट मैंने बताई आपको पहले क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो बोले एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। एओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल ये दोनों फेगोसाइटिक होती है। इसके बाद 11वें नंबर क्वेश्चन पर अपन डिस्कस करेंगे। द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। ये पूछ रहा है कि जो हार्ट के अंदर साउंड आती है लब एंड डब वो किसके एसोसिएटेड या क्लोज होने से, किसके क्लोज होने से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो
जो हार्ट के अंदर 2 प्रकार की साउंड होती है वो आपको बताइए। लब इज फर्स्ट साउंड एंड डब इज सेकेंड साउंड। जो लब होती है वो होती है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। एंड जो डब जो साउंड रिप्रोड्यूस होती है वो सेमी ल्यूनर वॉल्व की वजह से होती है। सेमी ल्यूनर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट होगा? सेमी ल्यूनर वॉल्व। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये दोनों कहाँ होते हैं हार्ट के अंदर प्रेजेंट, तो ये आपका हार्ट है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्व होता है हार्ट के अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के अंदर, तो ये इस साइड का जो होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो इस साइड का होता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व। और जो मेन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है आपकी, जो लंग को ब्लड लेके जाती है, उसके यहाँ पर जो इस जगह पर और आरोटा जो मेन आरोटा आती है जो वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट में पंप करती है उसके यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होते हैं वॉल्व उनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये डब साउंड होती है ना वो इन्हीं के बंद होने से उत्पन्न होती है या प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन a phase और इवेंट इन कार्डियक साइकिल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ईसीजी के अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को सही से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, टाइम बिटवीन एस एंड टी रिप्रेजेंट एट्रियल सिस्टोल एंड पी वेज इंडिकेट बिगनिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बता दो। तो ईसीजी मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी दूर पहले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। क्यों? क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज़ ए एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन हिज प्लाज्मा। B is a person of B blood group can't donate blood a person of A blood group. C is blood group is designed on the basis on the presence of antibodies in the blood plasma and D is a person of AB blood group is universal receptor, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है अपन को यहाँ पर ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो ए पर्सन ऑफ AB blood group ए पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ए बी है जो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है और ओ है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। ब्लड ग्रुप इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं किसी भी, तो उन एंटीबॉडीज जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी बेसिस पे करते हैं, ना कि एंटीजन के बेसिस पे, जो कि एंटीजन ब्लड सेल के ऊपर होते हैं। ये ब्लड सेल आपका, ठीक है, इसके ऊपर एंटीजन होते हैं 2 प्रकार के, जहाँ पर आके एंटीबॉडी जुड़ती है। तो हम ये एंटीजन है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हम नहीं करते हैं डिसाइड करते हैं प्लाज्मा सेल के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है उनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन। व्हाट वुड द कार्डियक आउटपुट ऑफ ए पर्सन हैविंग 72 हार्ट बीट्स पर मिनट एंड स्टॉक वॉल्यूम ऑफ 50 ml। तो बेसिकली कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दे रहा है उसने 50 ml एंड हार्ट बीट कितनी दे रही है उसने 72। तो इसको अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो 7 मुझे 35 और 20 मुझे 100, तो ये आएगा आपका 3600 ml। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि वो आपसे कार्डियक आउटपुट देके हार्ट बीट पूछ सकता है, या आपको कार्डियक आउटपुट हार्ट बीट दे दे और आपसे वो स्ट्रोक वॉल्यूम पूछ सकता है। तो इस तरह आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद में हम 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द टर्म गिवन अंडर
कॉलम ए विद देयर फंक्शन गिवन अंडर कॉलम बी एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कॉलम ए के अंदर उसने टर्म्स दे रखी है और कॉलम बी के अंदर उसने फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो अपन डिस्कस करते हैं। ए का जो ए है, ए कौन सा, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो ये अपन कॉलम बी को पढ़ते हैं। कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड, नहीं, इम्यून रिस्पॉन्स टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूइड द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फॉर दिस कोगुलेशन द ब्लड। तो इसका ए का ऑप्शन होगा, ए इज थर्ड। एंड द बी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन का फंक्शन होता है कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड, तो बी का फर्स्ट। उसके बाद में सी, तो सी थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट का काम क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो सी का फोर्थ। एंड डी इज लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है ना। तो डी का होगा अपना सेकेंड। तो ऐसा ऑप्शन अपने को कौन सा दिख रहा है, नीचे की तरफ देख रहे हैं, ए का थर्ड बी के अंदर और सी के अंदर दिख रहा है, बी का फर्स्ट बी और सी के अंदर दिख रहा है, और सी का फोर्थ किस में दिख रहा है, सी का फोर्थ ओनली सेकंड के अंदर दिख रहा है। तो ऑप्शन इज करेक्ट इज बी। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट, एट्रिया रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लो द वेंट्रिकल, ठीक है। एक्शन स्टेटमेंट टू, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइनोएट्रियल नोड पासेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, बिल्कुल सही। जिस पर देखिए ये आपका हार्ट है, ये आपका एट्रिया दोनों, ये नीचे की तरफ दोनों वेंट्रिकल है, ये हार्ट के चारों चैम्बर है, ठीक है। तो वो पहला स्टेटमेंट के अंदर एट्रिया रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सबसिक्वेंटली फ्लो द वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो इस साइड की एट्रिया होती है उसके अंदर ब्लड आता है लंग्स के थ्रू ऑक्सीडेंट होकर, और इस एट्रिया के अंदर जो ब्लड आता है वो आता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, डी ऑक्सीडेंट ब्लड जो होता है वो आता है, ठीक है। और उसके बाद में वो वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट एट साइनोएट्रियल नोड पासेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो ऐसी नोड होती है वो यहाँ होती है, इस जगह हार्ट के अंदर, इस जगह जो है ऐसी नोड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, वो जाता है एवी नोड के पास, जो कि होती है यहाँ पर, इस जगह पर एवी नोड होती है। तो वो एट्रिया की तरफ से जाता है, ठीक है। एट्रिया से होते हैं वो वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट, अब ऑप्शन देखते हैं अपन। तो ऑप्शन ए, एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट फर्स्ट इज डिपेंड ऑन द एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट टू। तो ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दूसरे स्टेटमेंट डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं करता। एक्शन बी ऑप्शन, एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट टू इज डिपेंड ऑन द एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट फर्स्ट। दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं। एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट टू इज डिपेंड ऑन एक्शन मेंशन in statement first is are independent to each other. Action mentioned in statement first is are synchronized. तो इसके अंदर action mentioned in B ऑप्शन देखते हैं। Action mentioned in statement 2 is depend on action mentioned in statement first. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B, ठीक है। तो ये अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर्कुलेटरी सिस्टम की हो गई पूरी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।